नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज में करेंगे सेट टू। यहाँ पे हम अप्रैल से जुलाई 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। यूपीएससी जो प्रीलिम्स 2021 आने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप स्टडी आई क्यू पे ज्वाइन द चैनल को सब्सक्राइब करके एक मंथली कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये काफ़ी सपोर्टिव रहेगा। स्टडी आई क्यू पे विभिन्न माध्यमों से आप हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोज़ आते हैं इन सबके PDF मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में किया था पॉलिटी और गवर्नेंस, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आज का जो पहला टॉपिक है वो है सुप्रीम कोर्ट ट्रिगर्स आर्टिकल 224A टू अपॉइंट एड हॉक जजेस। तो देखेंगे आर्टिकल 224A कहाँ पे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 224A जो है वो हाई कोर्ट्स के चैप्टर में आता है। जब जब सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है या हाई कोर्ट्स को ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट में वैकेंसीज जो हैं वो काफ़ी हैं, या फिर जो बिजनेस ऑफ द हाउस है, मतलब जो बिजनेस है हाई कोर्ट का, जो केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग है, तो ऐसे में वो रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं एज एड हॉक जजेस। तो ये एक क्राइसिस थोड़ा सा हुआ। यहाँ पे पूरा मुद्दा समझ लेते हैं एग्जैक्टली था क्या। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जो अपॉइंटमेंट है एडिशनल जजेस का एडहॉक बेसिस पे अंडर आर्टिकल 224 वो तभी किया जा सकता है जब आप रेगुलर वैकेंसीज को भर लो। ऐसा नहीं है कि आपके पास वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं और आप एडहॉक जजेस लेके आ रहे हैं। कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि देखो, हमारा ऐसा कोई भी मंशा नहीं है कि हम एडहॉक जजेस को अपॉइंट करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है केसेस की, इसलिए हमें एडहॉक जजेस को आर्टिकल 224A में लाना पड़ रहा है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था सेंटर से कि एडहॉक जजेस को कैसे यहाँ पे आप अपॉइंट करें, क्योंकि जो केसेस हैं, जो केस एरियर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, मतलब जो बैकलॉग है हाई कोर्ट में वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे कोर्ट ने क्लैरिफाई भी किया कि हम कोई टेम्परेरी जजेस नहीं लाना चाहते, हम कोई बैकडोर एंट्री नहीं करना चाहते। आपको लग रहा है हम बैकडोर एंट्री कर रहे हैं। हमारा सिर्फ यही है कि जो अर्जेंट मैटर है कि जो मैसिव पेंडेंसी है केसेस की वो डील की जाए। हम इसको कोई रेगुलर अपॉइंटमेंट का सब्सटीट्यूट नहीं बना रहे। अगर आपको लगता है कि जो वैकेंसीज हैं पहले वो फिल करनी चाहिए, तो आप बिल्कुल वैकेंसीज के लिए हमें फंड दे दीजिए, हम वैकेंसीज को फिल जल्द ही करेंगे। अब यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस भी दी गई हैं कि एडहॉक जजेस को क्यों अपॉइंट किया जा रहा है। लगभग 40 लाख से ज़्यादा जो केसेस हैं वो भी हाई कोर्ट पे पेंडिंग है। अगर आप नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड का डेटा देखेंगे तो वो कहता है कि 40 लाख केसेस से ज़्यादा पेंडिंग केसेस अभी हाई कोर्ट में हैं। तो इसके लिए आपको जजेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब तक जजेस नहीं अपॉइंट होंगे प्रॉपरली तब तक ये इशू चलता रहेगा। अगर हम बात करें अप्रैल 1, 2021 की, तो हाई कोर्ट में जो वैकेंसी है वो लगभग 411 वैकेंसीज हैं अभी यहाँ पर, और जो टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 1080 है। तो लगभग आप समझेंगे कि ऑलमोस्ट 40% के आसपास यहाँ पे जो हाई कोर्ट में जजेस की पोस्ट है वो वैकेंट है। अगर इस तरह से वैकेंसी रहेगी तो फिर जस्टिस कैसे मिलेगी, क्योंकि अगर जजेस नहीं होंगे तो केसेस की सुनवाई नहीं होगी, केसेस की सुनवाई नहीं होगी तो एक बहुत बड़ा इशू रहेगा पेंडेंसी का, और जब पेंडेंसी रहेगी तो जस्टिस जो है वो डिनाई हो जाएगी। तो एक बार थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पे एडहॉक जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो आर्टिकल 127, अगर हम बात करें हाई कोर्ट की तो 224 एंड 224A ये बात करता है कि एडहॉक जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। अच्छा, यहाँ पे क्लियर मेंशन है कब किया जाएगा, जब बैकलॉग ऑफ केसेस काफ़ी बढ़ जाए। अगर बैकलॉग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है तभी इस बारे में ये डिसीजन लिया जाएगा कि यहाँ पे एडहॉक जजेस का अपॉइंटमेंट नेसेसरी हो चुका है। 124 के केस में अगर कोरम नहीं है सुप्रीम कोर्ट में तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक प्रायर कंसेंट के साथ प्रेसिडेंट से और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्ट करके एक एडहॉक जज को यहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं। यानी किसी हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट में लेके आना फॉर अ टाइम बिंग तो वो किया जा सकता है, प्रोवाइडेड बस यही है कि बैकलॉग जो है वो खत्म करना है। सिमिलरली 224 और 224A जो है वहाँ पे एडिशनली एक्टिंग जजेस को भी अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन 2 साल से ज़्यादा समय के लिए उनको अपॉइंट नहीं किया जाएगा, या 62 ईयर्स की एज के लिए। यूजुअली कोई जज अभी हाल ही में रिटायर हुआ हाई कोर्ट से, लेकिन हाई कोर्ट में काम काफ़ी है तो वहाँ पे उस जज को इस तरह से एक्सटेंशन भी मिल सकता है कि उसका वापस अपॉइंटमेंट हो जाए एडहॉक बेसिस पे अंडर आर्टिकल 224A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो एडहॉक बेसिस पे जो अपॉइंटमेंट होगा ये 2 साल या 62 ईयर की एज जज की जो भी पहले आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है कि किस तरह से
बैकलॉग की वैकेंसीज, बैकलॉग के केसेस को सुलझाने के लिए, जो जुडिशरी पे बर्डन है उसको रिजॉल्व करने के लिए, फास्ट ट्रैक जस्टिस को देने के लिए एडहॉक जो जजेस का मैकेनिज्म है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है। उसको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 127 सुप्रीम कोर्ट के लिए, 224 और 224A हाई कोर्ट के लिए ये क्लियर कट मेंशन है। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए, कोई एमसीक्यू आ जाए कि एडहॉक का जो प्रोविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, तो आप क्लियरली बता देंगे ये जो मैकेनिज्म है प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कैसे किसी भी कोरम नहीं होने के केस में, मतलब जब प्रॉपर जजेस नहीं है बेंचेस पे और केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे एडहॉक अपॉइंटमेंट जो है वो की जा सकती हैं कोर्ट में। तो इतना ही हमें जानना था इस टॉपिक के लिए। आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट सेट्स रूल फॉर टाइम बाउंड कंप्लीशन ऑफ क्रिमिनल ट्रायल्स। अप्रैल की न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो क्रिमिनल ट्रायल्स हैं उसको एक टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करो। देखो यहाँ पे फिर वही फंडा आ जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ठीक है, तो जस्टिस डिले हो रही है इसलिए जस्टिस डिनायल माना जा रहा है। तो हम नहीं चाहते कि इस तरह का कोई डिनाइल हो, इसलिए टाइम बाउंड कंप्लीशन की बात यहाँ पे की जा रही है। देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या न्यूज़ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट टू स्पीडी ट्रायल जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, नालसर जजमेंट में भी कहा जा चुका है कि जो स्पीडी ट्रायल है वो एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 का पार्ट है। अगर स्पीडी ट्रायल नहीं होता तो हम मान के चलते हैं कि राइट टू लाइफ जो है वो इन्फ्रिंज हुई है। अब यहाँ पे कोर्ट क्या कह रहा है कि देखो, एक फिक्स शेड्यूल कर दो कि कब कब प्रोसीडिंग्स होनी है, कितना समय ट्रायल कोर्ट को देना है, कितनी टाइम में उसको बेल एप्लीकेशन को, कितने टाइम में उसको नॉन बेलेबल केसेस को यहाँ पे रिजॉल्व करना है। तो यहाँ पे कहा है कि अगर आपको डिस्पोजल करना है बेल एप्लीकेशन का, अगर नॉन बेलेबल केस है तो 3 से 7 दिन के अंदर अंदर पहली हियरिंग के आपको मैटर रिजॉल्व करना होगा। आपको बता देना होगा कि आपको बेल देनी है या नहीं देनी। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एडवोकेट्स को अपॉइंट करे और उनसे एडवाइस लें कि इन्वेस्टिगेशन कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो एडवोकेट्स को एज अ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है स्टेट्स अपॉइंट करें। देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, कोर्ट्स क्या कहते हैं, जब हम ट्रायल कोर्ट की बात करें तो ट्रायल कोर्ट से कई बार पूछा गया है कि आप केसेस को इतने लंबे समय तक क्यों टांग के रखते हैं, क्यों आप केसेस को ठीक से नहीं सुनते हैं, या क्यों बार बार तारीख पे तारीख दी जाती है। तो वहां पे जजेस का भी यही कहना है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, या फिर हम कहें जो स्टेट होती है, स्टेट पुलिस होती है, उनके पास समय नहीं होता इन्वेस्टिगेशन का। जब जब हम नई डेट देते हैं, जब वो लोग आते हैं तो बिना एविडेंसेस के चले आते हैं, और बिना एविडेंसेस के हम कोई जजमेंट पे नहीं पहुंच पाते। इसलिए हमें जो केस होता है हमें वो पोस्टपोन करना होता है, डेट पोस्टपोन करनी होती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा देखो जुडिशियल बैकलॉग का रीजन माना जाता है कि जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट है स्टेट का, वो स्टेट समय से नहीं करती है। पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट है, पुलिस उसको समय से नहीं करती है, और इसका इसका जो ब्रंट है वो कोर्ट भी बेयर करता है। और एक ऐसा सिटीजन जो कन्विक्ट बना हुआ है लेकिन वो निर्दोष है, तो उसको भी ये ब्रंट जो है बेयर करना पड़ता है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि जस्टिस डिलीवरी में काफी ज्यादा डिले है भारत में। 4 करोड़ से ज्यादा केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 40 लाख के आसपास केसेस आपके हाई कोर्ट में पेंडिंग है। 4 करोड़ के ज्यादा केसेस आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब टोटल जो देश भर में पेंडेंसी है वो लगभग 4 करोड़ की पेंडेंसी है। अब यहाँ पे अगर जस्टिस डिलीवरी अगर ठीक से नहीं होगी तो लोगों का जो फेथ है जुडिशरी में वो खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट देखा भी जा रहा है कि लोगों को लगता है कि कोई फायदा नहीं है केस को आगे बढ़ाने का, ट्रायल कोर्ट से हायर कोर्ट जाने का। हमें लगता है हमें जस्टिस नहीं मिलेगी, कॉस्ट ऑफ जो लीगल ट्रायल्स हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, तो फिर लोग जस्टिस सीख नहीं करते और जो भी वर्डिक्ट उनको मिलता है वो उसी में खुश हो जाते हैं, या फिर ऐसे ही आगे लाइफ कंटिन्यू करते हैं। तो एक बड़ी बात है कि अगर हम सोशल गुड को अच्छा रखने की बात कर रहे हैं तो हमें जस्टिस जो है वो स्पीडी करनी होगी। और स्पीडी जस्टिस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि आपको ट्रायल कोर्ट, आपको क्रिमिनल का जो ट्रायल है वो फास्ट ट्रैक करना होगा। देखो डिले की अगर हम बात करें तो इस तरह के क्वेश्चंस मेंस में भी आते हैं। इनएडिक्वेट नंबर ऑफ जजेस हैं इसलिए डिले होता है। टाइमली अपॉइंटमेंट नहीं होती। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का केस लिस्ट हो जाता है कोर्ट में, लेकिन उस केस के आगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोई नहीं होता। दूसरी बात है लॉन्ग एडजर्नमेंट्स होती हैं, जजेस के पास टाइम नहीं होता। ओवरबर्डन कोर्ट्स हैं तो फिर एडजर्नमेंट्स हैं लंबी जाती हैं। अब इसके लिए कुछ रिफॉर्म्स जस्टिस मलिमत कमेटी की तरफ से आए थे, वो रिफॉर्म्स भी देख लेते हैं। सबसे पहला कहा था कि आप जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन बढ़ाओ। ठीक है, इंडिया में जब हम बात करते हैं जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन वो बहुत कम है, 9 के आसपास है। तो आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे तो 40 के आसपास है पर मिलियन पॉपुलेशन। तो इंडिया में काफी कम है नंबर ऑफ जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन।
एक सेपरेट क्रिमिनल डिवीजन होना चाहिए हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट को आप दो में डिवाइड कर दो, एक सिविल मैटर्स डील करे और एक बेंच उसकी क्रिमिनल मैटर्स डील करे। तो उससे क्या होगा कि सिविल केसेस जल्दी जल्दी निपटते जाएंगे, क्रिमिनल केसेस अपना अलग से निपटते जाएंगे। दूसरी बात, स्पेशलाइज्ड जजेस भी केस पे बैठेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कई बार होती है कि जजेस उस पर्टिकुलर केस को लेकर स्पेशलाइज नहीं होते, इसलिए उनको समय भी लग जाता है केस की स्टडी करने पे। अगर आप इस तरह से दो डिवीजन बना दोगे तो जजेस भी अकॉर्डिंगली केसेस को रिजॉल्व कर देंगे। दूसरी बात है, टाइम स्टैम्प होना चाहिए, कब केस आया, कब जजमेंट आई। देन उसके बाद जो वैकेशन का पीरियड है कोर्ट का, वो 21 दिन कर देना चाहिए। वैसे वैकेशन तो आप देखते हैं कोर्ट की क्या ही रहती है, कोर्ट पूरे वैकेशन में भी काम ही कर रहा होता है। जजेस का ये कहना है कि हमें इतनी बड़ी बड़ी जजमेंट्स लिखनी होती हैं, तो इसलिए जो वैकेशन है वो हमारे लिए नेसेसरी हो जाती है। हम वैकेशन पे भी जाके जजमेंट्स ही लिख रहे होते हैं। तो ये एक बड़ी बात हो जाती है कि इस तरह के चेंजेस जो है मलिमत कमेटी ने काफ़ी पहले सुनाए थे, काफ़ी कभी पहले कहे थे, अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। अगला जो टॉपिक हमें देखना है वो है कि प्रेस फ्रीडम में इंडिया कहाँ पे है। देखो, प्रेस फ्रीडम में इंडिया पहले भी 142nd रैंक पे था, फिर से 142nd रैंक पे है। तो जान लेते हैं ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 कहता क्या है। देखो, एनुअल इंडेक्स है ये, इंटरनेशनल जर्नलिज्म नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और रिपोर्टर्स सैन फ्रंटियर्स, RSF भी कह सकते हैं आप इसको, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स भी कह सकते हैं। तो ये इसको पब्लिश करती है, टोटल 180 कंट्रीज का डेटा लेके आती है। नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, ये जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं ये बेटर परफॉर्म करती हैं और अभी भी बेटर परफॉर्म कर रही हैं। इंडिया लास्ट ईयर भी 142 पे था, इंडिया इस ईयर भी 142 पे है। अब यहाँ पे इंडिया के लिए कहा जा रहा है कि इंडिया को बैड क्लासिफिकेशन लिस्ट में नाम आ गया है मैक्सिको, रशिया और ब्राजील के साथ। यानी जब बात आती है प्रेस फ्रीडम की तो इंडिया जो है पहले से खराब परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरह की रैंकिंग्स जो है यूपीएससी पूछ सकती है, या फिर यूपीएससी आपसे ये भी पूछ सकती है कि ये इंडेक्सेस कौन प्रिंट करता है। तो ठीक है, कौन पब्लिश करता है, तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि पब्लिकेशन एजेंसी कौन है, इंडिया का रैंक क्या है, तो या इंडिया कौन सी कंट्रीज में क्लासिफाइड है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, इस पे आपको यहाँ पे क्लियरली फोकस करना होगा। अब आगे चलते हैं यूएन की तरफ। इंडिया जो है वो 3 की बॉडीज ऑफ यूनाइटेड नेशन में इलेक्ट हुआ है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में, तो कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस में इंडिया जो है यहाँ पे इलेक्ट हुआ है। अब ये क्या है, ये एक प्रिंसिपल पॉलिसी मेकिंग बॉडी है यूनाइटेड नेशन की। ये क्राइम प्रिवेंशन में काम करती है और क्रिमिनल जस्टिस में काम करती है। इसके अलावा आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ यूएन वुमेन में इलेक्ट हुआ है, ये जेंडर इश्यूज पे डील करती है। फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में इलेक्ट हुआ है। तो इसका काम क्या है, ये सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है जो 36 स्टेट मेंबर से काम करती है और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये काम करती है। इसका ब्रॉड जो प्रिंसिपल यही रहता है कि पॉलिसी बनाना, पॉलिसी इंप्लीमेंट करना और जितनी भी एक्टिविटीज़ है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की उसको सुपरवाइज करना। आइडिया बस यही है कि जो फूड स्कैर्सिटी है वर्ल्ड की उसको ख़त्म किया जा सके, जो पॉवर्टी है और जो हंगर है उसको हम यहाँ पे ख़त्म कर सके। तो ये 3 की इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ये यूनाइटेड नेशन इकोसॉक की बॉडीज़ हैं। तो याद रखिएगा, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की ये बॉडीज़ हैं। अगली जो न्यूज़ देखनी है हमें वो मालदीव से, अगली जो न्यूज़ देखनी है लक्षद्वीप से देखनी है। लक्षद्वीप को मालदीव बनाने की बात की जा रही है, तो इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। यहाँ पे आप लक्षद्वीप देख रहे हैं, काफ़ी इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है। अब यहाँ पे नए नए टेंडर्स आ रहे हैं, कह रहे हैं कि इसको मालदीव बनाएंगे, इस मालदीव जैसे यहाँ पे इवेंट्स होंगे, या मालदीव जैसे यहाँ पे टूरिज्म क्रिएट किया जाएगा, वैसे यहाँ पे विलास, वाटर विलास, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ डेवलप की जाएंगी। तो इसको लेके काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन क्राई भी है, इसको लेके काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिज्म भी है। दोनों बातें हैं। देखो, जब इस तरह के डेवलपमेंट्स होते हैं तो नो डाउट लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, इनकम बढ़ता है, टूरिज्म से पैसा आता है, डॉलर अर्निंग बढ़ती है। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये देखना होता है कि जो हम इको सेंसिटिव एरियाज होते हैं उनको भी खराब कर रहे होते हैं। तो जो टर्म हमेशा से हम सुनते आए और बात करते आए हैं कि इस तरह के जो भी डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होने चाहिए, यानी वो सस्टेन भी यहाँ पे करें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है, अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ चलेंगे तो फिर चीज़ें जो है वो बेटर दिखेंगी। अब इसमें कुछ सीरीज ऑफ लॉज हैं, वो आते जा रहे हैं एक के बाद एक लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में। सबसे पहले आप देखेंगे लक्षद्वीप एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन 2021 आया। अब ये क्या बात करता है, ये बात करता है कि किसी भी तरह की स्लॉटरिंग किसी भी एनिमल की विदाउट सर्टिफिकेट इशूड बाय अथॉरिटीज। देखो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी स्लॉटर हाउसेज हैं उनको बंद कर दिया जाए, और जितनी भी स्लॉटरिंग लक्षद्वीप में होती है एनिमल्स की, चाहे वो गोट हो, चाहे वो बफलो हो, या कोई भी ऐसा एनिमल हो,
वो बिना अथॉरिटीज़ के लाइसेंस के सर्टिफिकेट के नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है या स्टेट जो लोकल यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस तरह के कर्व्स लगा रही है, रेगुलेशन चाह रही है स्लॉटरिंग को लेके। टेक्निकली स्लॉटरिंग पे कंट्रोल करना चाह रही है। लोगों का ये एक्यूज करना है कि स्लॉटरिंग बैन हो जाएगी। जैसे कि आपने देखा, वहाँ पे प्रीडोमिनेंट पॉपुलेशन जो है वो मलयाली मुस्लिम्स की है, और ऐसे में उन लोगों को ये इश्यूज हो रहे हैं कि हमारे जितने भी इस तरह के ट्रेड्स हैं वो बंद हो जाएंगे, या फिर उसमें गवर्नमेंट जो है अननेसेसरी कंट्रोल लेने लग जाएगी। आगे जो हमें न्यूज़ देखनी है वो देखनी है लक्षद्वीप पंचायत रेगुलेशन की। जैसा कि स्टेट में और भी पंचायती राज एक्ट्स हैं, जहाँ पे 2 से ज़्यादा अगर किसी के बच्चे हैं तो उसको पंचायत इलेक्शन लड़ने के लिए मना किया जाता है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो इस तरह के, या एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम 12th पास होना ज़रूरी है, ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। तो इस तरह का पंचायत रेगुलेशन 2021 एक्ट लक्षद्वीप में भी लाया जा रहा है। तो वहाँ पे ये कहा जा रहा है किसी भी पर्सन के अगर 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन है तो वो इन एलिजिबल हो जाएगा पंचायत इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए, एज अ ग्राम पंचायत, एज अ ग्राम मुखिया, या फिर एज अ पंचायत मेंबर। तो इस तरह के जो रेगुलेशंस हैं, ये कई हद तक माना जाता है कि ठीक नहीं होते हैं, आर्टिकल 14 को ब्रीच करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया हुआ है राजस्थान गवर्नमेंट के इस ऑर्डर को, राजस्थान हाई कोर्ट के जजमेंट को। तो ऐसा माना जाता है कि इस तरह के जो क्वालिफिकेशंस होती हैं वो आर्टिकल 14 को इन्फ्रिंज नहीं करते, आर्टिकल 21 को इन्फ्रिंज नहीं करते। इसके अलावा लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन की तरफ से भी कुछ रेगुलेशंस भी कुछ आए नए। जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे मालदीव जैसा जो टूरिज्म सेक्टर है वो डेवलप करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है अलाउ कर देती है किसी को एविक्ट करना, अगर कोई लैंड को अल्टर करना, कोई लैंड को ऑक्यूपाई करना जो कॉमन मैन ओन करता है डेवलपमेंट पर्पस के लिए। तो ये सीधा सीधा जाता है टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे टूरिज्म, यहाँ पे आप देखेंगे रिजॉर्ट्स, इस तरह की चीज़ें जो है डेवलप की जाएंगी, वाटर स्पोर्ट जैसी चीज़ें जो है वो डेवलप की जाने की बात की जा रही है। इसके लिए ह्यूमन क्राई भी है कि एक तरफ से इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है, तो इस तरह का जो डेवलपमेंट है वो अलाउ नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ इकोनॉमिक कंसर्न्स भी हैं जो यहाँ फुलफिल किए जा रहे हैं। इसके अलावा एक एंटी सोशल एक्टिविटीज़ रेगुलेशन भी लाया गया है 2021 में। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है, या एडमिनिस्ट्रेटर जो है, उसके पास पावर्स आ गई हैं कि वो डिटेन कर सकता है किसी भी पर्सन को 1 साल तक के लिए, अगर वो पर्सन पब्लिक ऑर्डर को अफेक्ट करता है, ठीक है, एडवर्सली अफेक्ट करता है। तो एक बड़ी बात हो जाती है यहाँ पे। जैसे कि हमने देखा है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज है, तो यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन की जो पावर है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दी जा रही है। तो ये भी इसको क्वेश्चन भी किया जा सकता है, इसको चैलेंज भी किया जा सकता है कि ये आर्टिकल 20 आर्टिकल 21 के अगेंस्ट आता है। लेकिन अभी फिलहाल में यही है कि इस तरह का डिटेंशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है। इसके अलावा हमें जो दूसरी न्यूज़ देखनी है वो हमें पंजाब से देखनी है। मलेरकोटला एक इम्पॉर्टेंट प्लेस थी, हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट प्लेस थी। तो यहाँ पे पंजाब की 23rd डिस्ट्रिक्ट ये बनने जा रही है। यहाँ पे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक फाउंडेशन स्टोन ले किया है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का यहाँ पे, क्योंकि हिस्टोरिक टाउन है और काफ़ी समय से, इनफैक्ट आप देखेंगे 2017 में जब गवर्नमेंट इलेक्ट होके आई थी तो वहीं से डिमांड आ रही थी कि एक सेपरेट जो डिस्ट्रिक्ट है मलेरकोटला उसको क्रिएट किया जाए। देख लेते हैं यहाँ पे कि कैसे कैसे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो क्रिएट की जाती हैं। 23rd डिस्ट्रिक्ट है पंजाब की। ये पावर जो है क्रिएट करने की, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है तो वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से या स्टेट असेंबली के थ्रू इसको पास कर सकती है। लेकिन अगर स्टेट को किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करना है, रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करना है, तो उसको एनओसी चाहिए होते हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज से। जैसे कि आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से चाहिए होगी, पोस्ट से चाहिए होगी अगर आपको नाम चेंज करना है, साथ ही साथ अर्थ साइंस से आपको नाम चाहिए होगा, आईबी से चाहिए होगा। तो ये सारी जो सर्टिफिकेट्स हैं या जो एनओसीज हैं वो आपको लेना पड़ेगा अगर आप एक स्टेट में, एक सिटी में नाम चेंज करना चाहते हैं। अब आपने नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट कर दिया तो फिर आपको इन्फॉर्म करना होगा इन सब अथॉरिटीज़ को कि अब ये जो है पंजाब का 23वां डिस्ट्रिक्ट बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। यही सारी चीज़ें हमें जो इम्पोर्टेंट है डिस्कस करनी थी। सेट 3 में हम आगे के पॉलिटी गवर्नेंस के जो जून और जुलाई के टॉपिक्स को कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम बाकी इसी तरह से टॉपिक्स कवर करते रहेंगे। जल्दी सीरीज़ पूरी हो जाएगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लास्ट में एक सिंगल वीडियो में भी ये सीरीज़ पूरी मिलेगी। तो आशा करता हूँ सीरीज़ आपको अच्छी लग रही होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ। यूपीएससी आईएएस प्री कम मेंस के स्मार्ट कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं फ्लैट 50% डिस्काउंट के साथ studiiq.com या हमारी ऐप से आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस तरह की सीरीज़ आपको अच्छी लगती होंगी। इस तरह की और कौन कौन सी सीरीज़ आप चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले ऐसे की सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।